हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम एक और इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। और लास्ट टॉपिक जो था वो भी हमारे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था जो था स्लाइड मीटर ब्रिज। स्लाइड मीटर ब्रिज इंपॉर्टेंट है बट पोटेंशियोमीटर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसकी हम 3 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और 3 एप्लीकेशंस पर क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं नवनीत भंडारी आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और इस चैनल से अगर आप जुड़ गए हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने से आपके कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बच्चों वीडियोस को सपोर्ट करते रहो और आज वाली वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी होगा और इंपॉर्टेंट भी है, तो नोट साथ साथ बनाते रहना। तो डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, पोटेंशियो और मीटर। पोटेंशियो के अंदर छुपा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस और मीटर के अंदर क्या आपको समझ आ रहा है कि भी मेजरमेंट कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो कहानी ये है सिर्फ छोटी सी अभी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत एक्यूरेटली मेजर करने में। ये वर्ड जो मैं लिख रहा हूं यहां पर ये बहुत मैटर करता है यहां पर एक्यूरेटली मेजर करने में। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए जो मैंने यहां लिखा हुआ है, वाई बेटर देन वोल्ट मीटर। हमारे पास एक ऑप्शन भी है यार, वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर को भी तो यूज कर सकते हैं और आपको शायद पता होगा वोल्ट मीटर इजी टू यूज है, स्मॉल साइज का है कंपैरिजन टू दिस। तो मेरे पास 2 फेवरेबल फैक्टर है बट प्रॉब्लम पता है क्या है, इसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं होती। वो मैं बताता हूं क्यों नहीं होती एक्यूरेट अभी। राइट, देखो वोल्ट मीटर आपको पता है कि इजी टू यूज है यार। आपको क्या बस डिफ्लेक्शन आनी है, आपने उस पॉइंटर की रीडिंग को तो नोट करके लिखना है कि हाँ ये इतने वोल्ट है इतने वोल्ट। यहां पर पोटेंशियोमीटर जब आप यूज करोगे, अभी मैं सिखाऊंगा जब आपको, इसमें क्या है आपको स्केल यूज करना होगा, फिर जॉकी को स्लाइड करना होगा, स्लाइड तो नहीं मतलब जॉकी से आपको वो बैलेंस पॉइंट ढूंढना होगा दोबारा से, और फिर आपको क्या कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये काम थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं मतलब कि थोड़ा सा हेक्टिक भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं। सेटअप लगाओ, वायरिंग करो, देन आप क्या जॉकी को मूव करो, फिर उसको कंसंट्रेशन से देखो कि भी हाँ यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिल रही है। तो सिर्फ इस वजह से कि स्मॉल साइज और इजी टू यूज है तो मैं वोल्ट मीटर के साथ जाता हूं और वोल्ट मीटर को मैं ज्यादा यूज करता हूं एज कंपैरिजन टू पोटेंशियोमीटर। बट अगर एक्यूरेसी की बात करूं तो पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी वोल्ट मीटर से बहुत ज्यादा है। इवन तक कि आप ये बोल सकते हो कि 99.9% तक, जैसे कि क्लिनिकल क्लियर कीटाणु डैंड्रफ को हटाता है वैसे ही ये बिल्कुल आपको 99.9% रीडिंग देगा एक्यूरेट। हाँ 0.1% एक्यूरेट रीडिंग क्यों नहीं दे रहा वो भी मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। तो देखो कहानी को समझते हैं पहले। Why voltmeter is not so good device to measure potential difference accurately? See, बच्चों अगर मैं बोलूं यहां पर एक रेजिस्टेंस है R और यहां पर कोई करंट आ रहा है I, क्लियर है? चलो अब मैं चाहता हूं कि मैं इन 2 एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करूं AB के क्रॉस। तो मैं क्या करता हूं यहां पर साधारण जो मेरे पास अब तक ट्रेडिशनल डिवाइस है वोल्ट मीटर वो लगा देता हूं इस तरह से। जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करा, अब देखो प्रैक्टिकल सी बात करते हैं, सीधा रीडिंग्स लेके करते हैं इसको। मान लो 10 एम्पियर करंट आया और ये रेजिस्टेंस है आपका मान लो 2 ओम का। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए था 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको ये एक्चुअल रीडिंग मिलनी चाहिए थी 20 वोल्ट। बट देखो क्योंकि मैंने यहां पर एक डिवाइस लगा रखा है वोल्ट मीटर, तो क्या होगा कि वोल्ट मीटर देखो यहां पर करंट है, अब यहां पर देखो एक जंक्शन मिला। करंट का नेचर क्या है, करंट जैसे ही जंक्शन को देखेगा तो दोनों आर्म्स में जाने की कोशिश करेगा। हाँ वोल्ट मीटर की खास बात क्या है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ये पूरी कहानी अगले चैप्टर में मैं सिखाऊंगा दोबारा से आपको कि वोल्ट मीटर को बनाते कैसे है, इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, सारी कहानी। लेकिन फिर भी अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, और इसको कनेक्ट कैसे करते हैं हमेशा पैरेलल में। अब हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट तो जाएगा वोल्ट मीटर के अंदर। लेटेस्ट टेक कि भाई अगर 10 एम्पियर करंट था तो मान लेते कि 1 एम्पियर करंट इस वोल्ट मीटर ने कंज्यूम कर लिया, राइट। और इसके अक्रॉस कितना करंट गया, 9 एम्पियर। तो ऐसा होने की वजह से जो वोल्ट मीटर मुझे रीडिंग देगा वो कितनी देगा, देखो करंट कितना जा रहा है यहां पर 9 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है यहां पर 2 ओम। तो वोल्ट मीटर जो मुझे रीडिंग देगा वो देगा 9 × 2 दैट इज 18 वोल्ट। बट एक्चुअल में रीडिंग कितनी है 20 वोल्ट। वोल्ट मीटर मुझे कितनी दे रहा है 18 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट का एरर दे रहा है मुझे 2 वोल्ट कम बता रहा है। ये 2 वोल्ट इसने कम क्यों बताई, क्योंकि इसने खुद भी करंट को कंज्यूम कर लिया। अगर मैं चाहता हूं कि ये डिवाइस मुझे 20 का 20 वोल्ट दे तो मैं यही चाहूंगा ना कि हमेशा IV की वैल्यू 0 रहे।
IV की वैल्यू 0 कब हो सकती है? मैं चाहूंगा कि ये जो डिवाइस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दे रहा है, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे हमेशा ये क्या एक्यूरेट रीडिंग दे। तो देख भाई कहानी सिंपल सी है, V इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। अगर मैं R को इनफाइनाइट कर दूं तो I की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 0। यानी कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूं, जिसकी वजह से कभी ये करंट कंज्यूम ना करे। मैं इनफाइनाइट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हाई कर सकता हूं, और वही मैं यूज करता हूं। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हाई करने के बाद भी हो सकता है कि अगर ये अब 1 एम्पीयर करंट कंज्यूम कर रहा है तो 0.1 एम्पीयर करंट तब कंज्यूम करने लग जाए, तब भी तो कुछ ना कुछ आपको यहां पर 9.9 एम्पीयर का करंट मिलेगा 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तब भी तो आपको इसको अगर मल्टीप्लाई करूं 19.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, अभी तो 0.2 वोल्ट का एरर आ गया। तो इसलिए इस सब चीज से बचने के लिए अगर मुझे बहुत एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं एक ऐसा डिवाइस यूज करूं जो करंट को कंज्यूम ही ना करे, जिसको मैं बोलता हूं नल मेथड डिवाइस, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हमने सीखा था, स्लाइड मीटर ब्रिज में भी सीखा था कि मैं नल मेथड डिवाइस यूज कर रहा हूं ताकि मैं रीडिंग को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकूं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाई आई एम नॉट यूजिंग वोल्ट मीटर एंड व्हाई आई एम कंसीडरिंग पोटेंशियोमीटर एज अ बेटर डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी क्योंकि वोल्ट मीटर खुद भी कुछ करंट खा जाएगा। क्लियर है? तो ये बात अगर आप लिखना चाहो एडिशनली लिख लो, तो मैं इसको थोड़ा सा वर्बली बोल देता हूं, वर्बली इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेरी डेरिवेशन का पार्ट नहीं है ये, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। Why potentiometer is a better device? Because it is a null method device, right? And voltmeter consumes some amount of current and does not give accurate potential difference reading. Yeah, does not give the reading of accurate potential difference. Whereas potentiometer give us reading very accurately. तो ये नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? अब सुनो अगली कहानी। इसके बाद अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो बच्चों अब कंस्ट्रक्शन में एक बात का ध्यान रखो, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यूज क्या होगा इसके अंदर। देखो इसके अंदर भी एक वायर यूज होगी, बट वो 1 मीटर की नहीं होगी, वो होगी फ्यू मीटर्स की। वो 4 मीटर की भी हो सकती है, वो 10 मीटर की भी हो सकती है, बट मुझे डिवाइस को बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना। अगर मैं 10 मीटर लंबी वायर यूज करूंगा तो बहुत ज्यादा वो आपका एक स्पेस कंज्यूमिंग डिवाइस हो जाएगा। तो अभी एक बार हम बेसिक इसका डायग्राम समझते हैं और फिर मैं उसको बताऊंगा कि आपकी बुक्स में इसको कैसे बना रखा है। तो देखो वायर की प्रॉपर्टी क्या, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। इसकी जो वायर होगी वो फ्यू मीटर्स लॉन्ग होगी, 1 मीटर लॉन्ग जरूरी नहीं है कि 1 मीटर ही होगी, वो हम प्रेफर करेंगे कि पोटेंशियोमीटर की वायर थोड़ी सी लंबी हो, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब वायर का इस एंड से लेकर उस एंड तक जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं हो कि वायर कहीं से पतली कहीं से मोटी, राइट। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। और जो वायर बनेगी वो बनेगी किसी एलॉय की। एलॉय की क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कोई बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। अगर कंडक्टिंग वायर यूज करूंगा तो अब डिवाइस को अगर आप 2 घंटे यूज करोगे तो क्या होगा, कंडक्टिंग वायर में हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। जनरली मैं वायर जो यूज करूंगा वो मैंगनीन की यूज करूंगा या कंस्टेंटिन की यूज करूंगा या नाइक्रोम की भी यूज कर सकते हैं, मतलब एलॉय की यूज करेंगे ताकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का कोई वेरिएशन ना हो, राइट। तो ये थी बिल्कुल बेसिक बात। अब मैं डायग्राम बना लेता हूं यहां पर ही, चलो यहीं पे आपको एक बेसिक, इसको रब कर देता हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके मैं यहीं पर ही डायग्राम को बना रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले वायर से शुरू करेंगे डायग्राम बनाना। मान लो ये अभी मैं एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं इसका फिर मैं आपको वो डायग्राम बनाऊंगा जो बुक में गिवन है, ठीक है। ये वायर हो सकता है 5 मीटर लंबी हो, 4 मीटर लंबी हो, 10 मीटर लंबी हो, फ्यू मीटर्स लॉन्ग वायर। इस वायर का एक एंड हमने जोड़ दिया यहां पर बैटरी के पॉजिटिव एंड से, और जो दूसरा एंड है उसको मैं जोड़ रहा हूं यहां पर। सपोज करो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्लियर है बच्चों? मान लेते हैं कि इस एंड का पोटेंशियल V है, इस एंड का पोटेंशियल 0 है, और ये जो टोटल EMF है इस सेल की हम V वोल्ट ही मान लेते हैं। अब देखो कहानी क्या है, A से लेकर B तक जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल L। और अगर मैं A पर पोटेंशियल की बात करूं तो A पर पोटेंशियल कितना है, V। क्लियर है बात ये वाली। और B पर पोटेंशियल की बात करूं तो B पर पोटेंशियल कितना है, 0।
यानी कि V से 0 वोल्ट। करंट ऑब्वियसली हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, ऐसे करंट यहां से जाएगा ना, ऐसे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इतना डायग्राम बनाया। इस वायर की खास बात क्या है, एलओए की है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्यू मीटर्स लॉन्ग है। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, क्या ये बात बिल्कुल वैलिड है जो मैं भी लिख रहा हूं? देखो यहां लिख रहा हूं मैं, आई नो कि जो V होता है वो आई आर के इक्वल होता है, ठीक है बात इतनी। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को ओपन करूं आर को, तो ये क्या होता है, रो L ओवर A। अब इस कहानी में देखो, करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, फिक्स करंट है। एरिया क्या लिया आपने, यूनिफॉर्म, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट हो गया। और रो रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी भी फिक्स है। वायर आपने एक मटेरियल की यूज कर रखी है, कोई यहाँ पर वायर जॉइंट्स तो है नहीं, अलग अलग जो आपने मटेरियल यूज कर रखा हो, तो ये भी आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट होगी। और टेम्परेचर के साथ वैसे ही चेंज नहीं होनी वो। अब यहां पर देखो, रो कांस्टेंट कर दिया, आई कांस्टेंट कर दिया और ए कांस्टेंट कर दिया, तो इस सभी कांस्टेंट को मैं नाम दे रहा हूं के, और बचा क्या, सिर्फ आपके पास एल। या तो आप इस कहानी को ऐसे समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा इस लेंथ में दूर जाऊंगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो आप इसको ऐसे समझो, सपोज वायर की लेंथ L है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अगर वायर की लेंथ 1 मीटर कर दी जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V बाय L। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से लेकर मान लो इस C पॉइंट तक, इस X तक, इस X लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो क्या होगा, V बाय L इंटू में X। और इस V बाय L पर्टिकुलर टर्म को मैं नाम क्या दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और इसको नाम दिया हमने क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दे, राइट। अब सुनो, तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक होगी कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC निकालना है, VAC, तो वो क्या आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू में AC की लेंथ। ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर भी तो मैं ये डिफाइन कर रहा हूं, ये K का मतलब क्या है, K का मतलब यही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। अब यहां पर अगर मुझे इस पूरी लेंथ का निकालना है, तो ये क्या होगा, देखो V बाय L इंटू में L। अगर मैं निकालना चाहता हूं AB का, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ पूरी AB, राइट। इससे मुझे पता लगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या मिला, V मिला। अगर मैं निकालना चाहता हूं यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को, और वो क्या है Y, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो V अक्रॉस, इस पॉइंट को नाम दे दो D, V अक्रॉस AD, तो वो क्या होगा, फॉर्मूले में देखो यार, V बाय L इंटू में AD, यानी कि V AD कितना आएगा, V बाय L इंटू में AD की लेंथ कितनी है, Y, तो मैं यहां लिख देता हूं Y, राइट। तो इस तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, K इंटू में X, और X क्या है, वो पर्टिकुलर लेंथ जहां पर आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाह रहे हो। K का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। एक बार इतनी कहानी लिखो, फिर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों सिर्फ कहानी क्या बनी, अगर मुझे अब प्रिंसिपल लिखना हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, मतलब मैं यहां से जहां मर्जी चला जाऊं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। यार देखो, इस पूरी कहानी का जो कंक्लूजन है वो लिख रहा हूं मैं यहां पर। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है आपके सामने कि पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है L, अगर एरिया कांस्टेंट कर दिया जाए और करंट भी कांस्टेंट कर दिया जाए, और यही इसका प्रिंसिपल है। अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और करंट का फ्लो जो वो कांस्टेंट और रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये भी आप लिख सकते हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। और अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने को बोल दिया जाए, V वर्सेस L ग्राफ प्लॉट करो, तो आप कैसे प्लॉट करोगे, ऐसे, सॉरी ऐसे। V वर्सेस L ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, राइट। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, राइट। देखो ना, इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करोगे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो थी इसकी बात की पोटेंशियोमीटर है क्या। अब मैं इसको यूज करना सिखा रहा हूं और इसका आपको वो डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं जो आपको बुक्स में गिवन होता है, और उसको हम समझेंगे भी अभी, राइट। तो मैं इसको रब कर रहा हूं फिलहाल, और हम उस डायग्राम को बनाएंगे जो बुक्स में आपको गिवन है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। देखो, अब
मुझे सबसे पहले तो एक बहुत लंबी वायर चाहिए। अब अगर मैं वायर को सीधा सीधा रखूंगा तो पोटेंशियोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, इवन तक कि दरवाजे से भी अंदर नहीं आएगा, है ना। दरवाजा 4 फुट का होता है, पोटेंशियोमीटर देखो मैं कितना 4 मीटर लंबी वायर ले रहा हूं। अगर तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक वुडन सरफेस पर, वुडन सरफेस नहीं बना रहा हूं मैं, सीधा वायर बना रहा हूं, मतलब ये समझ लो कि एक वुडन सरफेस पर हम इतना चौड़ा एक वुडन सरफेस लेंगे ऐसे, और इस वुडन सरफेस के ऊपर ऐसे 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 इसको मोड़कर वायर को लगा देंगे, है ना। वायर को मोड़ने से उसके रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने वायर का ए एंड स्टार्ट किया यहां से, राइट, और उसको लेकर गया यहां पर मैंने लगा दिया कॉपर स्ट्रैप। फिर यहां से ऐसे लेकर आया, यहां पर भी क्या लगा दिया, कॉपर स्ट्रैप। फिर यहां से कनेक्ट किया, यहां पर भी क्या लगा दिया, कॉपर स्ट्रैप। अब ये पर्टिकुलर पोर्शन में मैं रीडिंग लिख रहा हूं, ये है मान लो 0। यहां से अगर आप लिखना चाहो तो यहां तक हो जाएगी 100, राइट। ऐसे घूमकर यहां पर कितनी हो जाएगी, 200, मतलब सॉरी यहां से ऐसे ले लेते हैं इसको 100, यहां पर रीडिंग ले लेते हैं हम, चलो 100, ये 200, ओके। तो यहां से वायर ऐसे आई इस तरह से, तो इसको नाम देते हैं हम 300। यहाँ पर भी कॉपर स्ट्रैप लगाया, और इस तरह से इसको यहाँ पर हम चाहे तो फिनिश कर सकते हैं। देखो मीटर नहीं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, सॉरी ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर 4 वायर्स हो गए ना, देखो इसको रीडिंग ना ही लिखो तो चल जाएगा तब भी। देखो 4 पीसेज हो गए वायर के, 1 2 3 4, यानी कि ये टोटल 400 सेंटीमीटर की मैंने वायर बना दी। अब आपने क्या करना है, यहां से इस तरह से वही बैटरी या सेल कनेक्ट कर दो जो आपने मेन सर्किट में कनेक्ट किया था, और उसको यहां पर जोड़ दो इस तरह से, राइट। तो इस तरह से मैंने उसी सर्किट को एक नया रूप दे दिया, राइट। इसको मैं नाम देता हूं BCDE, इस तरह से, राइट। तो इस डायग्राम को बनाओ जरा एक बार। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है बच्चों, जैसा कि मैंने सामने बनाया। अब देखो यहां पर अगेन मैंने कॉपर स्ट्रैप्स को यूज कर रखा है। वाई कॉपर स्ट्रैप्स? बिकॉज इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये वायर को कनेक्ट करने के लिए मुझे कोई अच्छा कंडक्टर चाहिए। मैं सिल्वर भी यूज कर सकता था, बट उससे डिवाइस का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये वही सीधी वायर है जिसको मैंने ऐसे तिरछा करके लगा दिया, और यही 0 से V वोल्ट, यानी कि ये वाला एंड V वोल्ट पर, ये वाला V वोल्ट पर, और ये वाला क्या होगा 0 वोल्ट पर। यानी कि इसके बीच में कहीं पर भी अगर मैं पॉइंट को मार्क कर दूं, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, तो लेंथ वही रहेगी। देखो यहां पर बस ये होगा, मान लो कि ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस यहां से लेकर यहां तक का, तो मैं बोलूंगा ये 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और ये 150 सेंटीमीटर, यानी कि अब ये हो जाएगा V/L इंटू में 150। और V/L की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके रखोगे, K की वैल्यू। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप बाय डिफॉल्ट, या तो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, 2 वोल्ट पर मीटर है, या 3 वोल्ट पर मीटर है, या 1 वोल्ट पर मीटर है। क्लियर? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरली आप पहले ही कैलकुलेट करके रखते हो डिवाइस का, और सीधा सीधा लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपको क्या उससे पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पोर्शन का मिल जाएगा। अब मैं इसकी पहली एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूं कि पहली एप्लीकेशन हम कौन सी यूज करेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम सीधा फर्स्ट एप्लीकेशन पे आ रहे हैं। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग EMF ऑफ सेल। ठीक है? अब देखो कैसे, हेडिंग दे दो, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल। मैंने एक बेसिक वही ब्लॉक डायग्राम बनाया पोटेंशियोमीटर का, राइट, और उसके साथ एक सेल को कनेक्ट कर दिया जिसका EMF है E। अब मुझे जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि जो मेरी ये वाली बैटरी है, जिसको मैं ऑक्सिलरी सर्किट भी बोलता हूं, राइट, इस बैटरी का जो नेगेटिव एंड है दैट मस्ट बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ दिस सेल जिसको आप कनेक्ट कर रहे हो, राइट। और इसका पॉजिटिव यहां से आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है, राइट। अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव को किससे जोड़ना है, नेगेटिव से, तो ये आपको फॉलो करना ही इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या आगे इन फ्यूचर। अगर आप चाहते हो, देखो पहली बात आप सुनो क्या करना है इसमें। जैसे ही आपने यहां पर अगर मान लो किसी की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज करते ही करंट फ्लो करेगा। अब आपने क्या किया, इस सेल के साथ लगा दिया गैल्वेनोमीटर,
और गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दी जोकी क्या, एक स्लाइडिंग कंडक्टर जो आपको कनेक्शन बनाकर देगा, और यहां पर आपको क्या डिफ्लेक्शन से पता लगेगा कि भाई हाँ करंट इसके अंदर एंटर हो चुका है। एक तरह से ये तार है यार, तार को अपने यहाँ, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, बाहर बिजली की तारें जा रही है, वो क्या करते हैं, एक कुंडी होती है जिसको उस तार पे लगा देते, तो घर में उनके क्या उन वायर्स में से जो करंट जा रहा होता है उनके घर के डिवाइस से आप वो यूज करते हैं, जिसको बिजली चोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक जोकी बिल्कुल वही चीज है, जोकी को मैं टच करना स्टार्ट करूंगा अलग अलग जगह पर, तो मुझे डिफ्लेक्शंस मिलनी स्टार्ट होगी। मैं वो पॉइंट लोकेट करूंगा जहां पर डिफ्लेक्शन गायब हो जाए। तो मान लेते हैं कि भाई वो पॉइंट मुझे ये एक्स लेंथ पर मिल गया, राइट, इस पॉइंट को मैंने डी नाम दिया। जैसे ही मैंने डी पर रखा तो इसने डिफ्लेक्शन गायब कर दी। डिफ्लेक्शन गायब तो यानी कि सर्किट के अंदर करंट कितना हो गया, 0, यानी कि यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्योंकि मैं आपको बोल रहा था कि पोटेंशियोमीटर एक नल मेथड डिवाइस है, राइट, तो यहां से आपको पता लगेगा कि नल मेथड डिवाइस, क्योंकि ये कोई करंट कंज्यूम नहीं करा, बिना करंट को कंज्यूम करे मैं आपको इसका ईएमएफ बता दूंगा एग्जैक्ट कितना होगा। देखो कैसे, अगर यहां पर पोटेंशियल 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां तक 0 होगा। उसके बाद यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आया, यहां पर पोटेंशियल कितने है, E। अब यहां से अगर मैं एक्सटेंड करना स्टार्ट करूं, ये V, ये V, अब देखो इस E से अगर मैं आगे जा रहा हूं तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म में? तो इसका आंसर है नो, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि देखो यहां पर I की वैल्यू क्या है, 0। अगर यहां पर करंट फ्लो कर रहा होता तो ये E ना रहता, ये क्या बन जाता, यहां पर E माइनस आई आर बन जाता। इसमें से मैं आई आर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूं, फिर आगे मूव करता। तो इसलिए मैं इस E को आगे ले जा सकता हूं, यहां पर भी E, यहां पर भी E और यहां पर भी E। क्लियर? क्योंकि यहां पर देखो कई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब देख मेन कहानी क्या है, इससे मुझे यह पता लगा कि जितना पोटेंशियल इस एडी के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल इसको हम नाम दे देते हैं एडी और इसको नाम देते हैं हम बीसी। जितना पोटेंशियल एडी के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल क्या, वी, ये इस वायर के क्रॉस होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहां पर एक तो ये पैरेलल में और ऊपर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट फ्लो ना करने की कंडीशन क्या है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। तो मैंने ये तो लिखा है कि इस टुकड़े का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से मैच हो गए, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं यहां पर, तभी तो करंट फ्लो, यहां पर करंट की वैल्यू 0 आ रही है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये देखो ना, अगर ये एंड 2 वोल्ट पर कर दो और ये एंड 2 वोल्ट पर कर दो और मैं पूछूं कि बताओ इस रजिस्टर आर में से कितना करंट फ्लो करेगा, तो आप बोलोगे 0। वाई? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या पोटेंशियल सेम है। अगर ऐसे यकीन नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर इस तरह से 2 वायर्स जा रही है, ये एंड 2 वोल्ट पर है, ये एंड 2 वोल्ट पर है, तो इस आर्म में करंट फ्लो करेगा, तो आप बोलोगे नहीं फ्लो करेगा। तो अपने को ये चीज समझनी है, तो पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से एक बार। तो बच्चों अब देखो जरा, यहां पर इतने पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूं। देखो अभी मैंने सीखा था ना, अगर ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, राइट, कितनी लेंथ पर, L लेंथ पर, और मुझे क्या निकालना है इस x पोर्शन का, तो x से मल्टीप्लाई कर दूं तो V बाय L इंटू एक्स, और V अक्रॉस BC कितना है, EMF E, और ये तो मुझे कैलकुलेट करना है। अरे ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय L, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू में x। लो जी खत्म, ये इतना करना था बस, और यही आपका रिजल्ट है। यानी कि जहां पर भी वैलेंस पॉइंट मिल जाए उस लेंथ को आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इसका ईएमएफ मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, देखो करना, यहां पर करा क्या हमने, ये भी देख लो एक बार, 0 0 0, उसके बाद यहां तक 0, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आया। जैसे ही 0 से मैं आगे गया, यहां पर इसका ईएमएफ कितना है, E, पोटेंशियल कितना है, E, फिर रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। यहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया, क्लियर। अब इस पर्टिकुलर पैरेलल कनेक्शन में क्योंकि करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो मैंने सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है, वो कितना होगा, V बाय L अक्रॉस एक्स। अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर ये 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता। इस तरह से मुझे ईएमएफ क्या मिला, K इंटू में बैलेंसिंग लेंथ, ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखवा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस
या मैं बोल दूं ईएमएफ ऑफ सेल शुड बी ऑलवेज लेस देन ईएमएफ ऑफ मेन सर्किट या मेन बैटरी या ऑक्सिलरी बैटरी सोर्स बोल सकते हो। इसकी अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो इसका 10 से कम होगा हमेशा। इसका रीजन क्या है? देखो, इस पूरी बैलेंसिंग लेंथ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, मतलब पूरी लेंथ पर। मैं बोल रहा हूं एल लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10। और आप इसका ईएमएफ कब कैलकुलेट कर रहे हो? किसी एक्स लेंथ पर जो हमेशा 10 से तो कम होगी, राइट? तो जब ये पूरी लेंथ पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, तो ये अगर मान लो 15 वोल्ट की है तो यहां पर कभी बैलेंसिंग लेंथ मिल ही नहीं सकती। इसकी बैलेंसिंग लेंथ कहां मिलेगी आपको? बहुत दूर जाकर के मिलेगी। अरे सिंपल सा कंसेप्ट है ना। देखो यहां पर x की वैल्यू क्या एल से हमेशा कम होगी। अगर मैं ईएमएफ निकालना चाहूं, ईएमएफ क्या आएगी? देखो v इंटू में x बाय एल, राइट? क्या x की वैल्यू l से कम है? l तो टोटल लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे l क्या है? 100 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। देखो ईएमएफ कैसे मिल रही है आपको, यहां से देखो प्रूफ भी हो रहा है ना, v बाय एल इंटू में x। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेन बैटरी सोर्स इंटू में x बाय एल। इसी तरह से आपको ईएमएफ मिल रही है। x कितना हो सकता है? 20। ये कितना हो सकता है? 100। ये कितना हो सकता है? 30। ये कितना हो सकता है? 100। ये कितना हो सकता है? 70। ये कितना हो सकता है? 100। यानी कि हमेशा ईएमएफ इस सेल की हमेशा इससे क्या होगी? कम। अगर इनकेस ज्यादा हो गई, उसके लिए क्या चाहिए आपको? x की वैल्यू ग्रेटर देन l चाहिए, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये x प्लस एल होगी, है ना? l से बाहर जाकर तब जाकर आपको क्या, इसकी जो ईएमएफ है वो इससे ज्यादा मिलेगी। क्लियर? तो हम जब भी पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखना, पोलैरिटी शुड बी लाइक दिस, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो ईएमएफ है वो मेन बैटरी की ईएमएफ से क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए, ताकि आप विद इन पोटेंशियोमीटर वायर यहां पर ही कई बैलेंसिंग लेंथ को ऑब्टेन कर सको। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, इसको नोट डाउन कर लो, आगे कंसेप्ट देखते और आगे क्या है इसमें। तो बच्चों क्वेश्चन देखो, सबसे पहला एक पोटेंशियोमीटर हमने बनाया बेसिक डायग्राम, जिसमें ये वाली जो बैटरी की वोल्टेज दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है 10 वोल्ट। यहां पर हमने एक सेल लगाया जिसका पोटेंशियल या ईएमएफ कितना दे रखा है मैंने आपको? 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। गैल्वेनोमीटर ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि इस ए से एक्स दूरी पर करंट की वैल्यू को 0 दिखा दिया। आपको यह बताना है कि ये बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी इस पूरे सिनेरियो में। देखिए, पॉज करके ट्राई करना चाहो तो कर लो। देखो, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं 0 0 0 0 और यहां पर कितना हो जाएगा? 5 5 5। क्लियर? यहां पर कितना होगा? 10। राइट? अब देखो आगे की कहानी, मुझे क्या करना है, मुझे ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं मैं, देखो ए बी तो ये वाला है ना, इसको नाम देते हैं हम, चलो ए सी, और इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई। तो ये बात ट्रू है हमेशा, वी ए सी इज इक्वल टू वी एक्स वाई, जो कि हमने कर भी रहे थे। और आपको पता है वी एक्स वाई कितना है? अरे वी एक्स वाई कितने, करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना मर्जी कर दो भाई, करंट नहीं फ्लो कर रहा तो वैल्यू सेम रहेगी 5 वोल्ट। तो यहाँ रहेगा 5। वी ए सी का मतलब क्या होता है? वी डिवाइड बाय एल इंटू में एक्स। वी कितना है टोटल? वी कितना है? 10 वोल्ट। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पर? 4। एक्स आपको नहीं पता, एक्स आपने निकालना है, तो इसको मैं एक्स लिख रहा हूँ। और किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 इंटू में 4 अपॉन में 10। यानी कि ये आंसर क्या आएगा? 2 मीटर। यानी कि एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस दूर आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? देखो क्या यूज किया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, बैलेंसिंग लेंथ निकाल दी, और इसको क्या बोला मैंने? पोटेंशियल ग्रेडियंट। टोटल वोल्टेज और टोटल लेंथ, इन दोनों का डिवीजन। क्लियर है? चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब मैं आपको वो कंसेप्ट बता रहा हूं कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा था आपको कि नेगेटिव के साथ आपको यहां पर भी नेगेटिव को जोड़ना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पर है इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और यहां पर है नेगेटिव टर्मिनल। देख, अगर मैं बोलूं कि ये 20 तो ये 0, ठीक है बात, ये भी 0, ये भी 0। यहां पर अगर ये पॉजिटिव को मैं 0 लिख लूं तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? 4 या -4। देखो आपको एक चीज मैं क्लियर करता हूं,
अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या बोल दो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है इसको मैं 4 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, उसको मैं ये भी बोल सकता हूं इसको 2 और इसको 0, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये 10 और ये 8, ये भी बोल सकता हूं 12 और ये 10, राइट, ये भी बोल सकता हूं मैं। पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो वो यहां से भी 2 मिल रहा है, यहां से भी 2 मिल रहा है, यहां से भी 2 मिल रहा है और यहां से भी 2 मिल रहा है। डिफरेंस करके देखूं अगर मैं, ये रूल है। अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है और यहां पर आपको 0 मिल रहा है, जैसे कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं आगे, तो यहां पर कितना होना चाहिए बच्चों, -4, तभी तो 4 का डिफरेंस मिला ना। मैं बोल दूंगा ये 0 है तो ये क्या होगा, 4 इससे कम, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला क्या होगा, हाई पोटेंशियल। अगर ये हाई पोटेंशियल है तो 4 वोल्ट का डिफरेंस दिखाने के लिए दूसरे को क्या लेना पड़ेगा आपको, -4। इस बात का भी ध्यान रखना। तो यानी कि यहां पर -4 और यहां पर भी -4। अब आगे कहानी आपको समझ आएगी। देखो ए से लेकर बी तक अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो क्या होना चाहिए, 20। और मैं अगर ये बोलूं कि चलो करंट यहां फ्लो नहीं कर रहा है, तो यानी कि ए डी और एक्स वाई, मैं ये लिखूंगा ना, V अक्रॉस ए डी शुड बी इक्वल टू V अक्रॉस एक्स वाई। अब मुझे एक बात बताओ, V अक्रॉस एक्स वाई क्या लिख रहे हो आप, -4, और V अक्रॉस ए डी क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हो, V/L इंटू में एक्स। क्या कहीं से आप -4 वोल्ट का डिफरेंस 0 से 20 के बीच में ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 है, -4 वोल्ट कैसे लेकर आ सकते हो आप? नहीं लेके आ सकते। इसलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा और हमेशा नेगेटिव के बाद पॉजिटिव को जोड़ूंगा, जिससे ये 0 ये 4, ये यहां पर +4, यहां पर +4। अब ये सोल्व किया जा सकता है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, अब ये ऐसे बन जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग IG इज इक्वल टू 0। और अब आप x को फाइंड आउट कर सकते हो। x को फाइंड आउट करने का तरीका क्या, टोटल वोल्टेज कितनी है बच्चों, 20, टोटल लेंथ कितनी है यहां पर 10, x फाइंड आउट करना है, और पोटेंशियल यहां पर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 4, तो कितना आएगा बच्चों, यहां पर भी x की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। कंसेप्ट समझ आया? यहां पर अगर आप नेगेटिव के बाद पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन करनी होगी पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको भी नोट डाउन करो। अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन पर। तो बच्चों अब हम पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे। सपोज मैं आपको 2 सेल दूं, सेल 1 एंड सेल 2, बोलूं इसकी EMF है 2 वोल्ट, तो इसकी EMF बताओ कितनी होगी। तो पोटेंशियोमीटर का यूज करके आप अगर एक सेल की EMF जानते हो तो दूसरे की आप बाय डिफॉल्ट बता दोगे, राइट। तो वो मैं सिखाता हूं कि कैसे, ठीक है। तो ये एक बेसिक पोटेंशियोमीटर का मैंने डायग्राम बनाया, ब्लॉक डायग्राम, जो बेसिक डायग्राम मैं अब तक बना रहा हूं। यहां से मैंने सबसे पहले सेल 1 को जोड़ा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, राइट। यहां पर की दी K1, और सेम वे में मैंने एक सेल 2 को जोड़ा। मान लो E2 अननोन है, E2 मुझे निकालना है, राइट। तो उसकी EMF है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, और यहां पर किए K2, राइट। यहां से जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, और ये क्या आपके पास जॉकी, ठीक है। इतना सा काम आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव, तो सेल का नेगेटिव भी यहीं पर होना चाहिए। रीजन मैं बता चुका हूं पिछले कंसेप्ट में। अब सुनो, जैसे ही पहला काम क्या है, इफ K2 इज ओपन, K2 को ओपन रहने दिया और हमने क्या कर दिया, K1 को क्लोज कर दिया। इसका मतलब अब ऐसा करने से ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, E1, है ना। पोटेंशियल देखो यहां से इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी क्या मिल जाएगा, E1, यहां पर भी क्या मिल जाएगा, E1। करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है भाई, तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा, E1। कहानी बिल्कुल वही है। अब मुझे जो बैलेंसिंग लेंथ मिली जोकी को स्लाइड करके, स्लाइड नहीं सॉरी, जोकी से मुझे वो मिली L1, राइट। तभी तो Y0 है ना। मान लेते हैं कि भाई जोकी को स्लाइड किया और बैलेंस पॉइंट मुझे कहां पर मिल गया, यहां पर L1 लेंथ पर मिल गया। किसी L1 लेंथ क्या हो सकती है, मान लो 2 मीटर पे मिल गया, क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इस कंडीशन में जो E1 होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल करना है ना। अच्छा, यहां पर क्योंकि ये ओपन है इसलिए ये E1 को मैं आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। ये जो सेल है अभी सर्किट में इन्वॉल्व ही नहीं है, राइट, क्योंकि ये वाली की क्या कर रखी है, हमने ओपन कर रखी है। तो इसलिए मैं यहां पर ये चीज को अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि देखो एयर गैप है, ये सर्किट इन्वॉल्व ही नहीं अभी इसके बीच में, राइट। अब देखो, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर वो कितना है, E1। यहां पर कितना मिलेगा,
यहां पर मिलेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का अपॉन में बैलेंसिंग लेंथ कर टोटल लेंथ L और इनटू में क्या है ये जो आपको L1 मिला है यहां पर। क्लियर? तो यानी कि एक तरह से बोल सकता हूं जो E1 की वैल्यू आई वो क्या आई KL1, राइट। इसको आपने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में अब आप क्या करो, K1 को कर दो ओपन और K2 को कर दो क्लोज, राइट। अब कहानी कुछ ऐसे होगी कि ये वाला जो सर्किट है ये हो जाएगा बाहर और जीरो ये क्या हो जाएगा E2, ये क्या हो जाएगा E2, ये क्या हो जाएगा E2, I0 है, ये क्या हो जाएगा E2 और बैलेंसिंग लेंथ थोड़ी सी हम चलो शिफ्ट कर लेते हैं। मान लो यहां पर मिल रही है, पहले L1 लेंथ थी, अब कितनी मिल रही है L2 लेंथ मिल रही है, राइट। अरे मैं जोकी को जब शिफ्ट करूंगा इधर उधर तो मुझे पहले के केस में कितनी मिल रही थी, लेटेस्ट 2 मीटर, दूसरे के केस में मिल गई 1.7 मीटर, क्योंकि ईएमएफ अलग अलग है इसलिए बैलेंसिंग लेंथ भी अलग अलग होगी जब मैं इसको स्लाइड करूंगा। आई होप कि आपको मैकेनिज्म समझ आया होगा। पहले हमने क्या किया, इसको भूल जाओ, इसके अक्रॉस मैंने लेंथ ढूंढी, यहां पर कंसेप्ट लगा दिया। अब मैं ऊपर वाले को क्या सर्किट से बाहर कर रहा हूं और नीचे वाले का यूज कर रहा हूं और मुझे बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिल रही है L2, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा यहां पर। अब इस केस में क्या मिला आपको V/L इंटू में L2, जिससे आपको कंपेयर करना है वो क्या E2, राइट। यहां से आपको क्या पता लगा KL2 इज इक्वल टू व्हाट E2। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं आपस में बच्चों, यहीं पे कर देता हूं, इफ यू डिवाइड, यहां पर विजिबल होगा मे भी, तो आपको क्या मिल जाएगा E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2। अगर आपको E2 फाइंड आउट करना है तो E2 की वैल्यू क्या होगी L2/L1 इंटू में E1, राइट। तो इस तरह से आप सेकंड ईएमएफ को निकाल सकते हो। और यहां से मुझे एक चीज समझ भी आ रही है, जितना बड़ा सेल की ईएमएफ होगी उतनी ज्यादा आपको बड़ी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। सेल की वैल्यू अगर 2 वोल्ट है तो हो सकता है यहां पर आपको बैलेंसिंग लेंथ मिले, सेल की वैल्यू 3 वोल्ट होगी तो यहां पर 4 वोल्ट पे यहां पर, तो जितना ज्यादा सेल का ईएमएफ उतना ज्यादा आपको बैलेंसिंग लेंथ देखने को मिल सकती है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों, इसको भी उतार लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। हाँ, अगर आपको इसको बुक वाले तरीके से करना है तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते थे। ये वही पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसको मैंने अब ऐसे इस फॉर्म में ऐसे यहाँ पर लगा दिया, वो यहाँ पर कॉपर स्ट्रैप से जोड़ दिया है, राइट। बस यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये E1, ये E2, ये यहाँ पर है K1, ये है यहाँ पर K2, ये R1 और ये है R2। क्लियर? और यहाँ पर भी वैसे ही आप एक बार इसको ओपन रखो, इसको क्लोज कर दो तो बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो, फिर इसको क्लोज कर दो, उसको ओपन कर दो तब बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो, बात वही है। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे बना लो या वैसे बना लो, ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर में अपने को क्या क्विकली करना है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी सेटअप बनाओगे गलत नहीं माना जाएगा। तो बच्चों अब हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन करेंगे, वो है कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी सेल का जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं। मेरा मेन मोटिव क्या है, ये स्मॉल आर को फाइंड आउट करना, राइट। तो अगेन मैंने उसी पोटेंशियोमीटर के साथ नेगेटिव से नेगेटिव सेल को जोड़ा, इस बार मैंने एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी जिसकी वैल्यू मुझे पता होगी। क्लियर है बच्चों? और बाकी सर्किट आपको समझ आ ही रहा है, यहाँ गैल्वेनोमीटर और ये है जोकी। क्लियर? अब देखो पहली कहानी, अगर मैं इस की को ओपन रखूं तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यहां से ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये सर्किट इन्वॉल्व नहीं होगा कहीं पर भी, राइट। ये 0 वोल्ट, यहां पर क्या ई, यहां पर ई, यहां पर ई, राइट, यहां पर ई और यहां पर ई, और मुझे जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी इस केस में वो क्या मिलेगी L1। अब तक वही कहानी है जो अब तक मैं करता आ रहा था। तो यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं ईएमएफ कितनी है ई, किसके इक्वल आई है V में L इंटू में बैलेंसिंग लेंथ कितनी आपकी L1। तो यानी कि यहां से E की वैल्यू क्या आ गई, यहां से E की वैल्यू क्या आ गई K इंटू में L1, राइट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब तक तो वही बिल्कुल सेम कहानी थी जैसा मैंने किया था। अब हम क्या करते हैं, इस की को क्लोज कर देंगे यहां पर। जैसे ही इस की को मैंने क्लोज किया, अब कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। वो देखो कैसे, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो देखो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहां पर 0। अब देख क्या हुआ यहां पर, अब इसके अंदर एक आई करंट फ्लो करने लग जाएगा, ये आई करंट, ये आई करंट, ये आई करंट,
राइट। यहाँ पर आई करंट, ये भी आई करंट और आई करंट ये वापस अंदर एंटर हो गया, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर इसको स्लाइड करूंगा जब, और तब तक स्लाइड करूंगा जब तक मुझे बैलेंसिंग लेंथ ना मिल जाए। अब बैलेंसिंग लेंथ तो मिल गई मुझे यहाँ पर, मान लो कि इस बार मुझे जो लेंथ मिली वो L1 ना मिलकर क्या मिली, L2 मिली, और यहाँ पर मिल गई कहीं, लो ये जो कि मैंने यहाँ पर ढूंढा इसको। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर तो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, यहाँ तक देखो ये करंट ऐसे है, लेकिन यहाँ पर करंट नहीं जा रहा है, करंट सीधा सीधा यहाँ पर ही घूम रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। इस केस में देखो क्या होगा, इस 0 को यहाँ पर लेकर आए, फिर यहाँ लेकर आए, यहाँ शिफ्ट किया, अब यहाँ पर लेकर गया। अब ये E देखो, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर बना रहा हूँ देखो, ताकि आपको मैं क्लैरिटी से समझा सकूँ। देखो यहाँ पर ये कहानी है एक्चुअल में, अब देखो जरा, 0 0 E, ये यहाँ पर है R, और यहाँ पर करंट क्या फ्लो कर रहा है, IR। क्या इस करंट के फ्लो करने की वजह से इस EMF में से ये टोटल जो E है, इसमें से इतना पोटेंशियल ड्रॉप माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर जो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा इस पॉइंट पर, वो क्या मिलेगा, E माइनस आई आर। यहाँ पर कितना मिलेगा, E माइनस आई आर। क्लियर है, ये बात समझ आई। अब यहाँ पर क्या मिला आपको, रेजिस्टेंस R। क्लियर। तो इस पूरे सर्किट में यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, ये भी 0 हो गया। क्लियर। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, E माइनस आई आर। क्लियर है। अब यहाँ पर ये कहानी लिखने के लिए आप क्या करोगे कि भाई की के तो अब मैंने कर दी क्लोज, जिसकी वजह से ये जो है सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाएगा, और जो नल पॉइंट है आपको किसी L2 लेंथ पर ऑब्टेन हो गया। इसको लिखने के लिए मैं देखो क्या कर रहा हूं, अब अगर नल पॉइंट मुझे यहां पर मिल रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेंथ L2, V बाय L इंटू में L2 शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 0 से E माइनस आई आर। ये लिख सकता हूं। पहले यहां पर कितना था, सिर्फ E, लेकिन अब कितना, इस रेजिस्टेंस के इन्वॉल्व होने की वजह से E माइनस आई आर। तो यानी कि V बाय L, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहां पर के L2, अब ये E माइनस आई आर है। अब इसको ना ध्यान से देखो मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूं, अभी आपने रिलेशन पढ़ा होगा ना, देखो V, देखो यहां लिख रहा हूं मैं इसको, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। नहीं यकीन आ रहा तो ये तो पढ़ा होगा आपने, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। जब आपने V की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या लिखोगे, E माइनस आई आर। तभी तो ये बात सेटिस्फाई हो रही थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमेशा क्या होगा, EMF से कम। क्लियर। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर V, राइट। और V कौन सा होगा, ये वाला, ये इसके अक्रॉस, तो मैं इसको V डैश नाम दे देता हूँ, राइट। V डैश आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया मैंने। क्लियर। तो जब ये की ओपन थी तो आपको E की वैल्यू क्या मिली, के L1, बैलेंसिंग लेंथ क्या L1, और E क्या आपके पास, EMF ऑफ सेल। लेकिन जैसे ही आपने इस सर्किट को इन्वॉल्व किया, की को क्लोज करके, अब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को क्या बोला मैंने, V, राइट। और आपको पता है कि सिचुएशन क्या मिल रही है आपको, E माइनस आई आर, यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेल का पोटेंशियल जो है EMF है उससे कम होगा कहीं ना कहीं। तो यहां पर क्या मिला आपको, V डैश। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं दोबारा से। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, E बाय V इक्वल्स टू, मतलब E बाय V डैश इक्वल्स टू के L1 अपॉन के L2, राइट। इतना नोट डाउन करो जैसे लिखा हुआ है सामने बच्चों। तो बच्चों E बाय V डैश इज इक्वल टू के L1 बाय के L2, कैसे के उड़ा दो, तो यानी कि आपको E बाय V डैश की वैल्यू क्या मिल रही है, L1 बाय L2, राइट। अब एक रिलेशन याद करो जरा, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को जब डिफाइन किया था तो वो वैल्यू क्या थी, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में I, ये वैल्यू आई थी। इसी से याद जाएगी जो ये वाला रिजल्ट है हमारे पास, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर से, अगर आप चाहो R की वैल्यू ये आ जाएगी। और इस I को हमने क्या लिखा था, V अपॉन में R, और R ऊपर चला गया था। इस रिजल्ट को मैं ये लिख सकता हूँ, E बाय V माइनस 1 इंटू में R।
अब देखो, अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो देखो मुझे कहीं ना कहीं E बाई वी की वैल्यू चाहिए थी ना, मुझे E पता ना मुझे V पता, मुझे तो भाई L1 और L2 पता है बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी है। तो इस E बाई वी डैश की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दो, तो जिससे ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, आई होप कि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा ये, जिससे रिजल्ट क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू L1 बाय L2, E बाई वी की जगह देखो -1 इन 2 में वो रेजिस्टेंस जो आप यूज कर रहे हो। क्लियर? ये रेजिस्टेंस आपको पता होगा क्योंकि ये मैंने बोला था ना रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपको शायद पता होगा। क्लियर? तो यहां से आपने L1 L2 को फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया? एक बार की को रखा ओपन, एक बार कर दिया क्लोज। जब ओपन रखोगे तो एक्चुअली ईएमएफ मिल जाएगी, जब क्लोज करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप के साथ ईएमएफ मिलेगी आपको, इसलिए मैंने ईएमएफ ना लिखकर क्या लिख दिया, E माइनस आई आर। क्लियर? और E माइनस आई आर क्या होता है, V डैश। तो आपने जब दोनों इक्वेशन का यूज किया तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिल गई है इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। 1 आपको पता है, L1 पता है, L2 पता है और R भी आपको पता है। तो इस तरह से आप इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल पाओगे बच्चों। तो ये था थर्ड एप्लीकेशन, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको प्लीज बिल्कुल बारीकी से समझना, वीडियो को 2-3 बार देखना। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट बचे तो आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम कुछ और देखते हैं इसमें। तो बच्चों इस लेक्चर को मैं ज्यादा लंबा ना बनाते हुए इस लेक्चर को थ्योरेटिकली रखता हूं, और अगला जो लेक्चर होगा वो इन तीनों डिवाइसेस, तीनों नहीं सॉरी 2 डिवाइसेस, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, इसके ऊपर मैं आपको मोर देन 20 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा अगला, जिसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकते थे, बने हैं या बन पाएंगे, सभी मैं आपको केसेस डिस्कस करूंगा। तो आज का लेक्चर हम थ्योरेटिकल रहने देते हैं, और आज कोई कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। तो इस लेक्चर को नोट डाउन करो अच्छे से और कंसेप्ट को समझो, और अगले लेक्चर से पहले इसकी थ्योरी को दोबारा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल आएगा वो डेफिनेटली आपको क्या एक वक्त परेशान और हैरान कर सकता है। क्लियर? क्योंकि डिवाइसेस पर हमेशा 3 नंबर का थ्योरी और 2 नंबर का न्यूमेरिकल, या 2 नंबर की थ्योरी 3 नंबर का न्यूमेरिकल, इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चों इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को लेक्चर्स आप दे सकते हो। और हमने एक एडवांस सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उठा रखा है, 2 लेक्चर जा चुके हैं उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की भी वीडियो आपको अभी कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगी, जो मैंने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है। उसका 1 लेक्चर जा चुका है 3rd चैप्टर के, जो मैंने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे, तो उनको जरूर देखना। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।